हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। क्लास 11th के मैथ्स में अभी तक मैं आपको पहले 9 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज कंप्लीट किया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में पढ़ी है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। उससे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब हम पढ़ेंगे। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, विनती, गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी नए बच्चे आए हैं वो तो खास तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी करें। आज मैं आपके सामने एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरे एक बहुत ही करीबी डॉक्टर रजत जो है, ये बायोलॉजी की क्लासेस लेते हैं और कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है दिल्ली में। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9810179264। जिस किसी को भी बायोलॉजी से रिलेटेड अगर डॉक्टर बनना है, किसी ने डॉक्टर रजत की तरह से डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर रजत से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कांटेक्ट नंबर पर, मैं कांटेक्ट नंबर दोबारा से रिपीट करता हूं, 9810179264। कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ये अपनी क्लासेस चलाते हैं। अभी तो ये ऑफलाइन चला रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इनका एक ऑनलाइन चैनल भी शुरू होने वाला है। तो आप उस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर किसी ने ये दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बहुत ही होनहार और एक्सपीरियंस्ड ये टीचर हैं, बहुत सालों से ये पढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर रजत से अगर किसी को बायोलॉजी में कुछ भी सीखना हो, नया समझना हो, तो आप डॉक्टर रजत से संपर्क करें। डॉक्टर रजत के कांटेक्ट में, इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, क्लास 11th का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा जो आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा है, पढ़ा है, उसको मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी याद आए। कुछ बच्चे भूल भी गए होंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक बार रिमाइंड आ जाए, तो फिर स्ट्रेट लाइंस को समझने में आपको और मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए, उसमें हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 2 तरह की होती है, एक 2 डायमेंशनल होती है और एक 3 डायमेंशनल होती है। अभी हम 2 डायमेंशनल करेंगे, आपके 11th में 3 डायमेंशनल भी है, जब वो आएगा तो हम उसको तब करेंगे। अभी 2 डायमेंशनल के बारे में आपको बताता हूं। 2 डायमेंशनल्स का मतलब जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। 2 डायमेंशंस मतलब उसके 2 एक्सिस हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि 2 एक्सिस होते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम ओ बोलते हैं, ओरिजिन। और इसको अगर हम दोनों तरफ आगे बढ़ा दें तो इसको ये कहलाता है प्लेन। तो इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। ये कहलाता है 2D प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? 2D प्लेन। 2D प्लेन के बारे में मैंने आपको शायद यहां पर ये बताया था कि ये x जो है ये पॉजिटिव होता है, यहां पर x नेगेटिव होता है, इसको x डैश बोलते हैं। ये y पॉजिटिव होता है और इसको
y डैश, ये y नेगेटिव होता है। तो इसमें अगर मैं कहूं कि OX लाइन जो है वो पॉजिटिव है, OX डैश जो लाइन है वो नेगेटिव है, OY लाइन जो है वो पॉजिटिव है और OY डैश लाइन जो है वो नेगेटिव है। ये इसमें होता है, ये पॉजिटिव है। ये 0 से O से X तक आगे कहीं भी एक्सटेंड हो जाए, ये पॉजिटिव लाइन होती है, ये नेगेटिव लाइन होती है, ये ऊपर पॉजिटिव होती है और ये नीचे नेगेटिव होती है। मैं आपको जब रिवीजन करा रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि पूरा का पूरा रिवीजन आपको अच्छी तरह से करवाऊं, ताकि आपको अच्छी तरह से रिमाइंड हो जाए कि आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या सीखा था। ठीक है, अब एक चीज मैंने और आपको बताई थी कि 11th क्लास का जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आपको कराया था, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ऐसा प्लेन बना के बताया था कि उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट्स मतलब 4 हिस्से, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि एक्स एक्स डैश जो है, वाई वाई डैश जो है, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं। इनको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस एंड वाई एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। इसको एक्स डैश ओ एक्स भी बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है। अब इसमें ये वाली लाइन पॉजिटिव है, ये वाली लाइन भी पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। मतलब इसमें जो भी पॉइंट लाई करेगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहां पर x नेगेटिव है और यहां पर y पॉजिटिव है, यहां पर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, यहां पर y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है। 2 डायमेंशनल प्लेन में अब जैसे अगर आपने किसी ने पॉइंट प्लॉट करना हो 2 3, तो यहां पर 1 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। मतलब पॉइंट अगर हम कोऑर्डिनेट कोई भी लिखें तो किसी भी कोऑर्डिनेट को x और y की फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं। x और y की फॉर्म में क्या मतलब कि जो पहला x एक्सिस पर जो भी पॉइंट आएगा वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और इसको x कोऑर्डिनेट को x उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। ये आपने शायद नाम याद आ गया होगा आपको 10th में जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट को मिला के बनता है कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट होता है। अब अगर ये पॉइंट मैं 2 और 3 लिखूं तो 2 और 3 पॉइंट हमारा 2 एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर 3 है, 3, तो 2 और 3, तो 2 और 3 ये वाला पॉइंट हमारा 2 3 हो गया। ठीक है, अगर यहां पर ये -1 है, ये -2 है, एक पॉइंट में -1 और 2 लिखूं तो -1 और 2 एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर 2, ये 2 है, ये 3 है, एक्स एक्सिस पर 1, ये -1 और 2। इसी तरह से हम -1 ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, -1 और -1, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इस तरह से एक्स को पॉजिटिव अगर हम कहें कि एक्स हम 3 ले और वाई हम -1 ले तो 3 ये हो गया और -1 ये हो गया, ये पॉइंट आपका 3 -1 होगा। इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो आपने जो है पॉइंट्स को प्लॉट करना आपने 7th 8th क्लासेस 7th 8th 9th क्लास में भी पढ़ा है। अब 7th 8th 9th क्लासेस में जो पढ़ा है, अब उसको ज्योमेट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करना उस प्लेन की हेल्प से, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो उसको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक चीज पढ़ी थी यहां पर। अब एक चीज क्या थी कि अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक लाइन बन गई। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स अगर हमें एक पॉइंट गिवन है ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट गिवन है। ठीक है, ए पॉइंट गिवन है और बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट अगर यहां पर हमने क्या लिया था, ये -1 और 2, ए है हमारा -1 और 2 और बी पॉइंट था हमारा 3 और -1। ठीक है, अब ए बी का हमें
ये निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहां पर लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाला करते थे। उस डिस्टेंस फार्मूले को हम कैसे लिखते थे? वो डिस्टेंस फार्मूला हमारा था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये जो है ए बी का डिस्टेंस आ रहा। अब क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये जो है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो जब हम इसको करेंगे x y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस x2 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हुआ 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। तो इसका डिस्टेंस हमारा 5 यूनिट्स कहलाएगा। तो ये हम एक डिस्टेंस फार्मूले से किया करते थे। ठीक है, एक तो ये डिस्टेंस फार्मूला था, एक हमने किया था सेक्शन फार्मूला। 11th में हमने एक सेक्शन फार्मूला किया था। वो सेक्शन फार्मूला क्या था? अब ये सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूले में क्या था कि अब मैं इसको एक बार ही मिटा देता हूं। ये प्लेन आपको शायद समझ में आ गया होगा, इसके फिर आपको यहां पर बोर्ड पर बाकी चीजें सारी की सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको यहां पर दोबारा से एक सेक्शन फार्मूले का फार्मूला लिख के बता दूंगा। यहां पर एक ये लाइन है, अगर ये एक लाइन है P और Q, और P और Q के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहां पर ये गिवन है 5 और 7, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें -2 और -3 गिवन है। तो डिस्टेंस फार्मूले से हम इसका डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं P Q का। ठीक है, अब अगर एक पॉइंट यहां पर हम कहें कि यहां पर एक पॉइंट R है, ठीक है, वो कहता है R के कोऑर्डिनेट्स निकालो कि R जो है वो PQ को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब PR जो है वो RQ का डबल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 6 है तो ये 12 है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RQ, और हम कहें कि PR डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय 2Q इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है 2:1 की रेशो में ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो R अगर इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है सेक्शन फार्मूले से हम R के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। वो क्या फार्मूला है? x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, मतलब x की फार्मूला अलग है, y का फार्मूला अलग है। उन दोनों को मिलाकर R के कोऑर्डिनेट जो है वो x और y बन जाएंगे। x का फार्मूला क्या है कि m x2 सॉरी, ये जो है अगर m इज टू n है रेशो, अगर रेशो जो है ये रेशो जो है m इज टू n है, मतलब m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 1 है। तो ये फॉर्मूला बनेगा mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर my2 प्लस ny2 होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहां पर 2 नहीं है, इट इज m प्लस n है। ठीक, ये सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले से हम इसके x और y के वो निकाल सकते हैं। अब अगर हम कहें कि ये r जो है इसको यहां पर इन दोनों का मिड पॉइंट है, r अगर मिड पॉइंट है, ये जो r है
ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू है। पी आर इज इक्वल टू पी क्यू हुआ तो ये इसको 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये M1 हो गया, N1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला। एंड मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो होता है x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये आपने सारा का सारा 10th क्लास में पढ़ा है। इतना ही आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि मीडियन का अगर एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमें निकालना है कि ये अगर इसका मिड पॉइंट D है तो हमें AD का डिस्टेंस निकालना है। तो ये D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट्स हम B और C के बीच में मिड पॉइंट फार्मूले से D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, A और D के बीच में डिस्टेंस निकालना, AD की हमें लेंथ निकालनी है, उसको निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर लेंगे। इसी तरह से तीनों मीडियंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड को के कोऑर्डिनेट्स निकालने का भी हमने 10th में फार्मूला पढ़ा था। आपको पता है कि आपके प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में पढ़ी होगी कि एवरी द सेंट्रॉइड ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब इसको ये जो है 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फिर वही आ गया, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, तो सेक्शन फार्मूला से हम इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता था x1 इंटू यहां पर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, x1 y2 y3 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे इसको आपने याद रखना है। ये देखो, अगर 1 2 3 है, ये 1 है तो y में 2 और 3 आएगा, ये 2 है तो y में 3 और 1 आएगा, ये अगर 3 है तो y में 1 और 2 आएगा। इसको हमने इस सीरीज में याद रखना है, तो वो आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। और इसको हम डिस्टेंस फार्मूला नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला निकाल लेंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 है, तो तीनों पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर कहलाते हैं। ये सारा का सारा आपका 10th क्लास का रिवीजन। 10th क्लास में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था। ये 15 मिनट में मैंने आपको 10th क्लास का पूरा रिवीजन करवा चुका हूं। अब हम 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, और स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइंस में डिस्टेंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में एक चीज होती है स्लोप।
अब यहां पर मैं सबसे पहले वर्ड लिख रहा हूं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब, अगर मैं, आप लोगों ने कि भाई पढ़ा होगा कि भाई आपने वो देखा है जो एक झूला होता है सीसॉ वाला, ऐसे, जिसमें से ऊपर से आप नीचे फिसलते हुए आते हैं, ठीक है, वो आप ऐसे फिसलते हुए आते हैं तो उसका जो ढलान है, उसको स्लोप को हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसको हम ढलान भी बोलते हैं, इसको हम ढलान भी बोलते हैं। शायद बच्चों को पता नहीं आजकल हिंदी में याद रहता है नहीं रहता, इसको हम ढलान बोलते हैं। ढलान मतलब स्लोपरी, स्लिपरी, स्लोप जो है वो ढलान कहलाता है। अब उस स्लोप को निकालने का, अब एक चीज बताओ, अगर कोई चीज ऐसे है, इसका मतलब वो स्लोपरी है, तो उसका कोई ना कोई एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, ठीक है, ये θ1 बन रहा है और ये θ2 बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। कोई भी अगर स्लोप होता है तो उसका एक एंगल बनता है और ओ उसी एंगल से रिलेशन जो है वो स्लोप का है। अब हम स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? अब जैसे ये आपका प्लेन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये प्लेन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये ओ है, ओ को हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका हमें स्लोप निकालना है कि ये कितनी झुकी हुई है, कितना इसका झुकाव है, कितना इसका ढलान है, कितना इसका स्लोप है, वो हम निकालेंगे। तो वो क्या, कैसे निकालते हैं? अब यहां पर हम क्या करते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्लोप इज इक्वल टू, व्हाट इज स्लोप है? स्लोप क्या होता है, कोई बता सकता है? tan of angle of an angle inclined with positive direction of x-axis in anti-clockwise डायरेक्शन। मतलब जो भी एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है उसका tan, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है, ये हमने ऐसे नहीं लेना एंगल, ऐसे लेना। एक्स एक्सिस पर उल्ट एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है, इसको अगर मैं थीटा कह दूं, इसका tan जो है वो इज इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप होता है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। स्लोप का फॉर्मूला लिख लो, tan ऑफ एन एंगल इंक्लाइंड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इट इज, अब ये देखो, tan ऑफ एन एंगल थीटा इंक्लाइंड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये थीटा जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, बना रहा है, एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये जो है, अगर ये आपकी क्लॉक है, क्लॉक ऐसे चलती है ना, यूं करके, इधर क्लॉक ऐसे चलती है, अगर हम उल्टा चलाए इसको, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में चलाए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका जो एंगल है वो थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, ठीक है। सो हमें क्या पता लगा कि अगर किसी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस का एंगल हमें पता लग जाए तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने ये लिखा कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। और दूसरी चीज, स्लोप को
हम m से डिनोट करते हैं। सो m इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। इसको याद कर लो, इसको लिख लो और इसको प्रैक्टिस कर लो। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, देखो स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया। स्लोप का आपको बहुत स्ट्रेट लाइन, अब अभी हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। वो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या चीजें होती हैं ये आप सीखोगे। इसमें 3 या 4 एक्सरसाइज हैं। उन चारों एक्सरसाइज में लगभग 50 के करीब क्वेश्चंस हैं। उन 50 के 50 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर पूरा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, ये tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। अब देखो एक और इसमें चीज है कि अगर एक लाइन, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और हम यहां पर ये एक पॉइंट P गिवन है, ये एक पॉइंट Q गिवन है। क्या अगर हमें दो पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 गिवन है तो, और एंगल नहीं पता हमें, अगर एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो हम m इज इक्वल टू tan थीटा डायरेक्ट इसका स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें एंगल नहीं पता और दो पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो यहां पर एक फॉर्मूला है 2 पॉइंट स्लोप। उसका एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये जो है स्लोप ऑफ लाइन होता है। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ स्लोप का। अब स्लोप से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और उन क्वेश्चंस को फिर हम करेंगे। ठीक है, अभी स्लोप के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये तो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी हो कि ये एक प्लेन है, ये अगर स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक लाइन है L और ये एक लाइन है Y, L2, ये L1 है, ये L2। अगर इफ लाइन इज पैरेलल टू Y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू X एक्सिस, देन अगर ये परपेंडिकुलर टू X एक्सिस है तो ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल इसका 90 डिग्री हो गया, तो स्लोप हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा tan 90 डिग्री। अब tan 90 कितना होता है, कोई बता सकता है? tan 90 कितना होता है, किसी को पता है? tan 90 कितना होता है? tan 90 sin 90 हमारा 0 होता है और सॉरी sin 90 हमारा 1 होता है और cos 90 हमारा 0 होता है। तो ये 1/0 होगा, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। तो मतलब जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप जो है वो 0 होगा, सॉरी नॉट डिफाइंड होगा। और अगर ये वाली लाइन है, ये एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, तो इसका स्लोप tan 0 होगा और वो 0 होगा, इसका स्लोप 0 है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन का स्लोप 0 होगा और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। ये जो है इसमें एक नई चीज हमने सीखी है। अब स्लोप को निकालने के लिए स्लोप के क्या क्या दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए,
उन दोनों फार्मूलों को आपने जो है शायद लर्न कर लिया होगा, और इन दोनों को लर्न करने के बाद अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने की और कोशिश, चलो एक तरह ऐसे करते हैं, स्लोप से रिलेटेड मैं दो चीजें आपको और बता दूं, उसके बाद फिर हमारा ये 10.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये अगर दो लाइंस हैं, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, एक लाइन एंगल बना रही है ये θ1, एक लाइन एंगल बना रही है θ2। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, यहां पर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इसका, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि θ1 इज इक्वल टू θ2, और हम कहें tan θ1 will be equal to tan θ2, और two lines are parallel if m1 is equal to m2। अगर m1 दो लाइंस का स्लोप इक्वल होगा, इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा। दोनों तरह से याद कर लो, दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगा, स्लोप्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये कंडीशन हम यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक लाइन अगर ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, तो ये दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो ये एंगल जो है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है लाइन का। इन दोनों को हम क्या कहेंगे कि उसके लिए फार्मूला है m1 इज इक्वल टू -1/m2, और हम कहें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। मतलब अगर दो स्लोप्स इक्वल हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या एक स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। m1 इज इक्वल टू -1/m2, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ गया। ये इसका स्लोप से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 10.1 है। ये 10.1 एक्सरसाइज अब आपकी, मैं इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इससे पहले अभी तक मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में हमने क्या सीखा। एक तो मैंने 10th का पूरा आपको रिवीजन करवाया है, ठीक है, और उसके बाद आपको 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में बताया है, और 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में बताने के बाद मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में एक शब्द, एक वर्ड स्लोप होता है, स्लोप के बारे में आपको बताया है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि उसका जो इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस जो होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होता है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा आपका स्लोप से रिलेटेड कंसेप्ट हुआ। अब एक इसमें आता है, एक और वर्ड है कार्टेशियन प्लेन। एक शब्द आपकी एक्सरसाइज में यूज किया गया है, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, किसी को पता है? ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ठीक है, जो ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये और पूरा का पूरा, इसको हम, ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं प्लेन। ये प्लेन जो एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन है
इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और इसको हम ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन है इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये आज का मेरा टॉपिक फिनिश हुआ। आज के टॉपिक में मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया। ये स्लोप के बारे में आपने इस कंसेप्ट को एक बारी जो मैंने बताया है रिवाइज करना है, समझना है। अगर कोई स्टूडेंट 10.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस कर सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकता तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 10.1 टेकअप करूंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैं इस स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को 4 या 5 क्लासेस में ख़त्म कर दूंगा। आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाऊं कि डॉक्टर रजत को ना भूलें। डॉक्टर रजत का कॉन्टैक्ट नंबर 9810179264। कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से अभी ये ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। इन ऑफलाइन क्लासेस को अगर कोई दिल्ली में अटेंड करना चाहता है तो वो डॉक्टर रजत से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनसे क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे टीचर हैं ये। आप इनके पास जाइए। बायोलॉजी मैं तो पढ़ाता नहीं, मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट टीचर हूँ। कॉमर्स में मैथ्स और अकाउंट्स किसी ने पढ़ना हो तो मेरे पास आइए, बायोलॉजी पढ़ना हो तो डॉक्टर रजत के पास जाइए। डॉक्टर रजत अपना बहुत जल्द एक नया चैनल लाने वाले हैं, वो चैनल से भी आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। जाने से पहले मेरा आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट कि मैथ्स समझने की चीज़ है, मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है। मैथ्स को इसीलिए समझो, पढ़ो, रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। जाने से पहले फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।